वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 91 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 92। फोकस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 92 तक पहुँच सकते हो। अलग अलग टेस्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। हर सब्जेक्ट पर फोकस किया गया और साथ में करंट अफेयर्स के प्रश्न भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भवानी मंदिर पत्रिका की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? गोपाल राय देशमुख, विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या अरविंद घोष? क्या है इसका आंसर? भवानी मंदिर पत्रिका की रचना की गई अरविंद घोष के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भवानी मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोष द्वारा लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे और इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो रास बिहारी बोस ने की थी ना। रास बिहारी बोस थे संस्थापक, सुभाष चंद्र बोस थोड़ी थे। तो सत्य पूछा है, केवल 2 सत्य यहाँ पर, पहला वाला गलत है। तो रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे, ना कि सुभाष चंद्र बोस। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो 1897 में लंदन में बस गए थे और यह भारत के बारे में स्थापित प्रारंभिक सोसाइटी में से एक थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन स्थापित करना। इस सोसाइटी की गतिविधियों का संचालन इंडिया हाउस ने किया और इसकी स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन? इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से हंटर कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? हंटर कमेटी क्यों गठित की गई थी? क्या प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को जांच करने के लिए, या फिर भावी संवैधानिक विकास की जांच पड़ताल करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की जांच करने के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए? किस लिए इनमें से? देखिए, हंटर कमीशन या कमेटी जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए गठित की गई थी। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब। तो अक्टूबर 1919 को विधान परिषद ने पंजाब में हिंसा, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। कब गठित हुई है? अक्टूबर 1919 में। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ये इसे है, इससे नहीं है। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसे तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है ना। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था? 1919 था वो तो। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रांतीय विधायिकाओं में गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति थी। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है और 1909 वाले को बोलते हैं क्या? मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म। केंद्र में सरकारी सदस्यों के बहुमत को बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधायिकाओं में गैर सरकारी सदस्यों को के बहुमत को जो है अनुमति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अदन और बर्मा को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग किया गया? अदन और बर्मा को अलग किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में बर्मा और अदन को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। अदन को ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय को
समर्पित कर दिया गया और 1885 में तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान ऊपरी बर्मा पर अधिकार कर लिया गया और यह देश जो है भारत का एक प्रांत बन गया जिस पर कोलकाता से शासन किया जाता था। अब तो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नौसेना विद्रोह के संदर्भ में नौसेना विद्रोह जो था वो निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? HMIS बॉम्बे, दूसरा विकल्प है HISM राजपूताना, तीसरा है HMIS दक्कन या फिर HMIS तलवार। तो देखिए नौसेना जो विद्रोह है वो जिस जहाज़ से शुरू हुआ था उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी HMIS तलवार। तो नौसेना विद्रोह को 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार द्वारा मुंबई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था और कराची जो है इस बगावत का दूसरा केंद्र था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ल्ड प्लान का संबंध किससे है? सांप्रदायिक पंचाट से, भारत विभाजन से, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता से या फिर स्वतंत्र भारत की आर्थिक योजना से? डिकी वर्ल्ड प्लान का संबंध है भारत के विभाजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए माउंटेन की 3 जून की जो योजना है इसे डिकी वर्ल्ड प्लान या फिर विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए जो संविधान बनाया जाएगा उसे देश के उन हिस्सों में जबरन लागू नहीं किया जाएगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यह योजना जल्दीबाजी में लागू की गई थी और इसकी घोषणा के 10 सप्ताह के भीतर ही विभाजन का कार्य जो है वो पूरा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। ब्रिटिश बैंकरों ने भारत में रेलवे के विकास को अपनी पूंजी में निवेश के लिए एक सुरक्षित माध्यम के रूप में देखा और 1880 के उपरांत रेलवे का निर्माण सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी उद्यम द्वारा भी किया गया। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको कम से कम 2 बार रीडिंग करा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1883 का एल्बर्ट विल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंध रखता है 1883 का एल्बर्ट विल विवाद? भारत से धन की निकासी, देखिए इससे संबंधित नहीं है। ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से, महिलाओं के लिए वंशानुगत अधिकार से संबंधित नहीं है, वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से। तो 1883 में लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान वायसराय काउंसिल के एक विधि सदस्य सर कोर्टनी एल्बर्ट ने विधान परिषद में एक प्रगतिशील विधेयक पेश किया। इस विधेयक में भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई और ब्रिटिश एवं भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने के लिए प्रावधान किया गया था। एक प्रश्न बहुत पूछते हैं, जब एल्बर्ट विल विवाद आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे, रिपन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली को स्थायी कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व प्रणाली को वास्तविक किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली को स्थायी नहीं किया गया था, थी अस्थाई। ये टाइम टू टाइम इसको जो है वो रिन्यू करना पड़ता था। दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था को स्थायी नहीं किया गया था, इसे समय समय पर 20 से 30 वर्षों के बाद संशोधित किया जाता था और महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था एक एक करके गांव या महलों के जमींदारों या परिवारों के मुखिया पर लागू की गई थी, जो सम्मिलित रूप से गांव या महल का प्रमुख होने का दावा करते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार करना है। इसकी शुरुआत के समय चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। यद्यपि किसी बकायेदार की जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णय लिया कि महिलाओं की संपत्ति को नहीं जो है लिया जाएगा। कौन सा करेक्ट है इसमें? स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में इसकी शुरुआत के समय चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। स्थायी बंदोबस्त, देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं ये वाले स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व का भुगतान करना होता था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने की थी और सिराज उद दौला ने बंगाल में राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। सिराज उद दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की और हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की थी आसफ जाह ने। कौन सा करेक्ट है इसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों के दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केवल पहला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने, किसने? मुर्शीद कुली खान ने, ना कि सिराजुद्दौला ने, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की जो है वो शुरुआत की थी। पहला वाला करेक्ट है। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना आसफ जाह ने की थी। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में की थी। मुर्शीद कुली खान ने एक नवीन राजस्व व्यवस्था और राजस्व निर्माण प्रणाली की शुरुआत करके बंगाल के वित्त को पुनर्गठित किया। उसने कमज़ोर किसानों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के साथ साथ समय से ऋण चुकाने में सक्षम बनाने के लिए कृषि ऋणों की भी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मुगलों से, मराठों से, सिखों से या राजपूतों से? चौथ और सरदेशमुखी, देखिए प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या है? मराठों से, ऑप्शन नंबर सी। तो चौथ और सरदेशमुखी जो है वो मराठा प्रशासन व्यवस्था से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयर धारक थी। कार्यकाल है 1558 से 1603। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली। ये करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों के दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो महारानी एलिजाबेथ कंपनी के अंशधारकों में से एक थीं और 1698 में कंपनी ने 3 गांव सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली, जहां अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ इसने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह गांव एक नगर के रूप में विकसित हुआ जिसे बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया और जो वर्तमान में है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, मैसूर के शासक हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट है, हैदर अली ने श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में, ना कि हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। तो टीपू सुल्तान बना था, हैदर अली नहीं। तो दूसरे वाले को हटा दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता और सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट ए है, तो डी भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हैदर अली 1755 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में
आधुनिक तोप खाने की स्थापना उसने की थी। ये तोप खाना है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि दिखाई। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। तो 15 प्रश्न थे ये, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।